नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है और साथ में मेरे साथी हैं धर्मेंद्र कंवर जी, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स। इनको तो पूरा हरियाणा और बाहर हरियाणा में रुचि रखने वाला हर व्यक्ति इनके चैनल को फॉलो करता है। तो ये हमारा एक साझा कार्यक्रम है। तो धर्मेंद्र भाई, जैसा कि उम्मीद से ज़्यादा और समय से पहले हरियाणा का चुनाव जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। तारीख है 1 अक्टूबर, 4 को काउंटिंग हो जाएगी और उसके बाद जो जनता का फैसला होगा उस हिसाब से सरकार बन जाएगी। 6 को नया पुराना मुख्यमंत्री कोई मिल जाएगा है? पुराना रिपीट करा तो अपने नायब सैनी जी हैं ही, जिनको अभी 4 महीने 76 दिन बता रहे हैं शायद। उनको उनसे किसी ने पूछा है कैसा महसूस कर रहे हो, तो बोले फीलिंग ले रहा हूँ। तो अभी तो हनीमून पीरियड भी 6 महीने का होता है। उनको तो मुख्यमंत्री का हनीमून भी नहीं मनाने दिया गया, वो भी बीच में छुड़वा दिया। हाँ, और अभी हरियाणा में जो माहौल है आप देख ही रहे हो किस तरीके का है। देखिए, बिल्कुल धर्मेंद्र भाई, आपने माहौल की बात की। जिस समय चुनाव आचार संहिता की घोषणा होती है, रोहतक में भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर कम से कम भी 400 से 500 युवा ऐसे नारेबाजी कर रहे थे कि जी हमें नौकरी दे दी ना। ये पक्की तो छोड़ो, कच्ची की श्रेणी में नहीं है। सीपीएलओ इन्होंने पंचायतों, हाँ, सीपीएलओ का बड़ा इशू है। असल में जब सरकार के जब चुनाव आ रहे होते हैं, चुनाव जब सिर पे होते हैं, तो आप देखोगे कि क्लर्क्स का मुद्दा, पहले मनोहर लाल खट्टर ने उनको धोखा दिया, अब नायब सैनी जी उनकी नहीं सुन रहे हैं। सीपीएलओ का मुद्दा, उनको तो बेचारों को कुछ मिल ही नहीं रहा है। एनएचएम के जो हैं, चाहे केंद्र के तहत किसी भी स्कीम में लगे हुए हैं, सब हड़ताल पे हैं। नर्सें हड़ताल पे गई हुई थी, तो ये चौकीदार हड़ताल पे गए हुए थे। हर कोई कर्मचारियों ने एक किस्म से सरकार का गला पकड़ा हुआ था। ओपीएस वाले इन्होंने, ओपीएस का बड़ा इशू है। ओपीएस तो एक ऐसा इशू है जिसको भारतीय जनता पार्टी चाह के भी झूठ नहीं बोल सकती, जिसपे कि हम पूरी कर देंगे जी। कांग्रेस कम से कम अपने मैनिफेस्टो में ये बात लेके आ रही है कि हम पुरानी पेंशन और सीईटी के 2.5 लाख बच्चे। दूसरा, ये जो अभी HKRN में 1,20,000 का किया इन्होंने, उसमें बताते हैं कि बहुत गड़बड़ी है उसमें, बहुत कम लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। उसमें शर्तें 1 से 5 साल वाली, 1 से 1 साल वाली, तो उसमें तो वो एक ढोल सा ही था इनका। और अग्निवीर वाला इशू कहाँ सुलझा है? अग्निवीर का इशू तो राष्ट्रीय व्यापी इशू है वो तो, क्योंकि हरियाणा पंजाब में तो है ना जहाँ सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे बच्चों का है। देखिए, बिल्कुल अग्निवीर जब कहते हैं ना कि जाके पीर वही जानता है जिसके पैर में बियाई भी ना फटी हो, वो दूसरे की पीर क्या जानेगा। तो अग्निवीर का जो इशू है वो राजनीति को दूर कर देता है। वो अग्निवीर का जो इशू है वो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लिए पेट से जुड़ा हुआ मुद्दा ज़्यादा है। एक और बड़ा इशू है विनेश फोगाट का इशू, क्योंकि जो कुछ पेरिस के अंदर हुआ और जिस तरीके से हुआ, सरकार ने उसको संभाला नहीं। साहब ने मेडल नहीं लेने दिया उसको। जी, नहीं, बहुत सारी बातें सामने आ रही है। जब विनेश फोगाट धरती पे पैर रखेगी इंडिया की और हरियाणा आएगी, तो आप सेंटिमेंट सोचो। अगर आपने उनका प्रोग्राम देखा हो, जो IGI एयरपोर्ट से लेकर बलाली तक, उनके पैतृक गांव तक, हर जगह, हर गांव में, स्टॉप पर हर कोई उनको सम्मान करना चाहता है। आज के दिन विनेश फोगाट, पता नहीं उनकी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं हैं कि नहीं, आज के दिन 90 हलकों में विनेश फोगाट जिस भी हल्के से चाहे विधायक बन सकती है। वो नायब सैनी के सामने चुनाव लड़े तो उनको भी हरा सकती हैं और किसी को भी हरा सकती है। जहां उनका मन करे वहां से चुनाव जीत सकती है। यहाँ मैं एक इंटरेस्टिंग बात ऐड करना चाहूँगा। विनेश फोगाट के जो ससुर हैं राजपाल राठी, वो पहले इनेलो में काफ़ी लंबे से सक्रिय थे और उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन की और जुलाना से टिकट भी वो मांग रहे थे। तो जुलाना से विनेश फोगाट को दी जा सकती है। वैसे जुलाना से सबसे ज्यादा टिकटार थी अभी जुलाना में 84-85 टिकटार थी कांग्रेस के पास हैं। और इसमें तो काफ़ी तो बहुत मजबूत हैं, बहुत मेरिट पे हैं। हाँ, मतलब और आमतौर पे क्या है कि 10 कैंडिडेट तो सीरियस हैं, बाकी ने फार्म इसलिए भरा कांग्रेस का कि खुद को महत्वपूर्ण व्यक्तियों में शामिल कर सकें। भाई 20,000 रुपये लगेंगे, कम से कम लिस्ट में तो आ जाएं। नहीं, एक बात और भी है, वो फॉर्म इसलिए भरते हैं कि कोई तेरा फॉर्म कहेगा, तेरे को मनाने के लिए आएगा तो अपना खर्चा पानी ले। वो तो खैर मैं ये बात तो नहीं कह सकते क्योंकि वो खुद को अब गणमान्य व्यक्तियों की लिस्ट में तो शामिल कर ही सकें। हाँ, लेकिन ज़्यादातर वो लोग हैं जो जिनकी निगाहें सरकार बनने पे चेयरमैन वगैरह पे हैं। तो लेकिन आप एक चीज़ देखो कि अगर हल्के में 2 लाख 2.5 लाख वोट हैं
उनमें से वो अगर 50 लोगों ने आवेदन किया है तो 50 प्रमुख लोगों में से तो हो ही गए कांग्रेस बिल्कुल के। बिल्कुल। और हरियाणा में गढ़ी सांपला किलोई सिर्फ एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर सिर्फ एक ही इस बात की प्रत्याशी है। जानकारी नहीं लगी, नहीं तो कम से कम आप दोनों फार्म भराते हैं वहाँ पे। चौधरी भाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। वैसे ये गलत है, डेमोग्राफिक उससे डेमोक्रेटिक रूप से अगर कहें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कह के फार्म भरवाने चाहिए थे लोकसभा लोगों में के। भी सिर्फ एक ही फॉर्म था, हाँ। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। उसके बाद डबवाली में शायद 3-4 नहीं, है। दीपेंद्र हुड्डा ने तो फार्म ही नहीं भरा था। हाँ चलो, लोकसभा में दीपेंद्र हुड्डा ने फार्म नहीं तो भरा था। वो एक स्टेप और आगे उन्होंने बिना फॉर्म भरे जो है उनको टिकट हाथ में दी गई। हाँ हाँ हाँ। खैर ये तो अब भी बहुत बिना भरे फॉर्म टिकट हाथ में आएगी लोगों को, ऐसा नहीं है। देखो 30-35 सीटें तो ऐसी हैं जिन पे सर्वे में आएगा भी कांग्रेस यहाँ से इन 4-5 नामों में से जीत रही है। 30-35 सीटें ऐसी भी हैं प्रदेश में जिन पे ये जिन सर्वे वालों को कराएंगे या अपने जो भी इंटरनल सर्वे होंगे या नहीं होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन 30-35 सीटों पे इनको कैंडिडेट की भी चुनौती है इस इतनी भीड़ के बावजूद। तो वहाँ पे कई सीटों पे ऐसे समीकरण बन रहे हैं कि फलाने आदमी को तोड़ के अगर हम ले आए तो वो जीत सकता है। तो वो काम अब भी होंगे इतने सारे टिकटार्थियों के बावजूद। अगर देखो सरकार बनानी है, नहीं तो ये सारे टिकटार्थी यहीं तो बैठे रह जाएंगे। 2550 बता रहे टिकटार्थी। हाँ, तो 2550 में से कई जगह ऐसी हैं, मैं देख रहा था, जिन पे कैंडिडेट तो 40 ने अप्लाई कर रखा है, उनमें से जीतने वाला एक भी नहीं है। हाँ, ये भी एक नई तो बात। जिताऊ कैंडिडेट को भी तो टिकट देनी पड़ेगी ना। कोई कांग्रेस का नेता कह रहा था कि इस बार कांग्रेस की टिकट नहीं, सीधा सर्टिफिकेट है। हाँ। मतलब वो एक भावना ऐसा भी नहीं है, खैर नहीं, खैर ऐसा नहीं है। चुनाव ऐसे नहीं होते हरियाणा में। आप जैसे जैसे देखोगे, आप बीजेपी को देखिए, एक तो बीजेपी है, उसके साथ में प्लस में चुनाव आयोग की ताकत भी जुड़ जाती है। आप देखोगे लोकसभा चुनाव में हेट स्पीच की बात हो चाहे कुछ हो, आरोप लगे मोदी जी पे और नोटिस मिले नड्डा जी को। जी जी। तो वो चुनाव आयोग, आप आज के दिन देखिए, राजीव सिंह जब बोल रहे थे, राजीव कुमार प्रेस में, पहली बार मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि चुनाव आयोग के प्रति थोड़ा सम्मान की कमी लोगों महसूस कर रहे हैं। मतलब इन पिछले कुछ सालों में जो संवैधानिक संस्थाएं थी चुनाव आयोग जैसी, उनकी जो साख है वो बिल्कुल गिर चुकी है। जी, लेकिन आज तो उन्होंने सरप्राइज कर दिया है। सुबह मुख्यमंत्री का भी वो ट्वीट आता है, उनको भी स्टेटमेंट है कि वो चुनाव जो है अपनी जगह पर होंगे, जैसे तो उनसे पूछ करके फिर इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। वही तो उनके लिए तो एक एक दिन इम्पोर्टेंट है धनखड़ जी। जी जी। आज के दिन नायब सैनी जी से अब लोगों को तो लगता है, मेरे दादा है ना बैठे थे, तो एक वो उनके दोस्त थे एक लाला जी, वो कभी कभी आते थे बात करने, बोला कि वह चौधरी आज तो थोड़ा उदास लग रहा है। बोला ना भाई कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। तो बोला नहीं थोड़ा उदास लग रहे हैं। बोला भाई ऐसा है, तेरे तो एक छोरा है, 4-5 लोग होता हूँ घर में, तारी समस्याएं हैं थोड़ी, तो तारा पुंजड़ दबे बैठे रहता हूँ। मेरे 4 छोरे हैं, 3 छोरी हैं, कुणबा बड्डा तो मारा पुंजड़ लंबा, किसी का भी पार्ट टिक जाए उसके ऊपर। तो अब और लोगों को तो लगता है मुख्यमंत्री मिलेगा चाहे को। नायब सैनी जी के लिए तो एक एक दिन इम्पोर्टेंट है यार, मुश्किल से तो जीवन में ये मौका मिला जी। और 15 दिन पहले इस बार, और उस आदमी को मिला जिसने बेचारे ने सपने में भी कभी सीएम बन के नहीं सोया वो। अच्छा, एक आपने ये बात कही, बल्कि एक मैं चंडीगढ़ गया था तो वहाँ एक बात सुनने को मिली, हो सकता है आप तक भी पहुँची हो, कि जब ये कुरुक्षेत्र से एमपी थे तो डीजीपी साहब से मिलने गए, तो डीजीपी साहब ने इनको शायद 1.5 घंटा वेट बाट दिखा दी होगी। तो उसके बाद उनसे मिले, जैसे तैसे मिले कि टाइम लेके आया करो। उसके बाद मुख्यमंत्री बन गए, अब डीजीपी साहब आए, तो बताते हैं कि कई घंटे तक डीजीपी साहब को बाहर वेट करवाया, और जब मिले बोले कि टाइम लेके आया करो, ऐसे मत आ जाया करो मुंह उठाकर। धरती घूमती है ना जी, धरती घूमती है। इतिहास खुद को, और बहुत जल्दी घूमी। और अभी ये जो 9.5 साल में सरकार ने जो कुछ भी किया है, चाहे जनता के साथ किया हो चाहे अफसरशाही के साथ किया हो, वो घूम के इनके पास आने वाला है। अगर इन्होंने अच्छा किया होगा तो अच्छा घूम के आएगा, और इनको लोगों ने ये सबक सिखाना तो ये लोग सबक सिखाने। अभी मैं एक बीजेपी के बहुत बड़े नेता से परसों बाय चांस किसी इंटरव्यू के सिलसिले में मिला, तो उन्होंने पूछा कि क्या कैसा चल रहा है। मगर GNT इनकम्बेंसी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो कहता बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं, तूफान है तूफान। बोला हमें फेस करना पड़ रहा है, और जितना तुम्हें बाहरी पब्लिक में दिख रहा है ना, अंदरूनी उससे भी बड़ा तूफान है। देखो आप लोकसभा चुनाव में देखो, लोकसभा चुनाव लड़ा जाता है राष्ट्रीय मुद्दों पे, लेकिन हरियाणा में लोकसभा चुनाव लड़ा गया क्षेत्रीय गली के मुद्दों पे। तो लोग तो पिना के तैयार बैठे हैं। तो
तो इनके लिए बड़ा चैलेंजिंग समय है सरकार के देखो लिए। एक समय ऐसा था, किसान आंदोलन था, किसानों के बारे में भद्र टिप्पणियां मतलब पार्टी की तरफ से होती थी या कुछ नेता विशेष करते थे। एक समय तक किसानों पे लाठियां बांधी जाती थी और जो एसडीएम या वो जो बड़े अधिकारी थे उनको सम्मानित करके हेडक्वार्टर आप में ये बैठाया देखो ना, जाता। हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री, इतनी हिम्मत देखो आप मनोहर लाल जी की, अपने कार्यकर्ताओं को वो कह रहे थे लठ उठा लो, हाँ लठ उठा लो, सठम साठम चारिती, हाँ मतलब लठ उठा लो, तुम इनके लठ मारो किसानों के। आज तक किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के दुस्साहस नहीं हुआ कि उसने ये कहा हो कि किसान 3 फसलें लेते हैं, साडी, सामनी और मुआवजा। और उन्होंने इवन और तो और छोड़ो, उन्होंने अपने व्यापारी भाइयों को भी ये कहा कि मैंने कपड़े की दुकान चलाई है, मुझे पता है कितना भ्रष्टाचारी कर। मतलब उस आदमी ने, अगर आप बीजेपी, ये लोग रो नहीं सकते बीजेपी वाले, अगर इनके इंटरनल पूछो जख्म होगा इनके विचारों को, तो ये रोएंगे दाढ़े मार मार के। मनोहर लाल खट्टर जी की जो एरोगेंसी है, उसने पूरे हरियाणा में न केवल पब्लिक को बल्कि बीजेपी को बहुत परेशान रखा है। बीजेपी के लीडर्स का ना आत्मसम्मान इन्होंने छोड़ा, ना जनता के बीच में जाने के लिए चेहरा इनके पास छोड़ा, और जब टाइम आया सांसद बन के निकल लिए। अब ये मरा हुआ सांप अपने सैनी जी के गले में डाल गए। अभी बीजेपी ने, नायब सैनी ने कितनी सारी घोषणाएं की हैं कि हम 1.5 लाख 2 लाख भर्तियां करेंगे, उस तारीख से पहले लाख भर्तियां कर देंगे। आज देखो वो एक चुटकुला है जमींदार वाला कि वो भैंस गुम हो गई और वो बोला एक थन चढ़ा दूंगा, भैंस मिल गई तो नहीं मिली, दूसरा चढ़ा दिया, तीसरा चढ़ा दिया, फिर भी भैंस नहीं मिली, चारों चढ़ा दिए। छोरा बोला बाबू फिर भैंस ढूंढने की जरूरत क्या है, भैंस चढ़ा दिए। बोला अरे एक बार भैंस तो पा जाने दे, मैं न पियाऊंगा दूध। तो अब तो ये पॉलिटिकल घोषणाएं हैं जी। अब चुनाव आ रहा है, आपको देनी है। कहाँ गए थे 9.5 साल? हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1। आप किसी युवा के हाथ उठा के देख लो, ये कहते हैं कि हमने बिना पर्ची खर्ची नौकरी दी, लेकिन जिसको भी दी रिंगा के दी इन्होंने जी। मतलब आज युवा इनसे खिलाफ है। अगर आज के दिन हरियाणा की परिस्थितियों को आप देखोगे, मोस्ट चैलेंजिंग स्टेट है बीजेपी के लिए, जहां ये सरकार बनाने की मतलब अगर कोशिश भी करें तो बहुत जोर आएगा इनको जी। जो नेशनल लेवल पे पत्रकारिता करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी गुजरात में बना लेते हैं इतने बार। मैं कहा जी गुजरात नहीं हरियाणा है, बड़ा फर्क है गुजरात के टेम्परामेंट। भाई हरियाणा तो हमेशा दिखाता है बजट गुजरात को, खेल का मेडल कौन लाया? हरियाणा लाता है। आप गुजरात से हरियाणा को जो तोल लेंगे दिल्ली में बैठ के, वो नहीं समझ सकते। हरियाणा तो अगर इन 10 सालों में आज जो एंटी इनकम्बेंसी आप इनकी देख रहे हो, ठीक वैसी एंटी इनकम्बेंसी 2014 में भूपेंद्र हुड्डा की थी। जब कैथल रैली में, कैथल जब पीएम उद्घाटन करने आए थे तो पहली बार मैं उस मौजूद था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा गो बैक के नारे लगे थे। उसी दिन समझ में आ गया था कि सरकार हरियाणा में इनकी जाने वाली है जी। और जिस दिन मोदी पीएम डेजिग्नेट होकर के, पीएम कैंडिडेट डेजिग्नेट होकर के रेवाड़ी में आए थे, एक्स सर्विसमैन की रैली, उसमें मैं था और इतना करंट था उसके अंदर, मोदी साहब से बहुत एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन अब देखिए अभी बीजेपी की जो सारी उम्मीदें हैं, एक तो हो गया अहिरवाल है, दूसरा थोड़ी सी जीटी रोड बेल्ट पे उनकी सीटें हैं, बाकी आप बहादुरगढ़ से पहुंच जाओ डबवाड़ी, ये पूरी बेल्ट बीजेपी के लिए चैलेंजिंग बेल्ट है जी। बहुत गुस्सा है लोगों में, इनसे गुस्सा है, जेजेपी के प्रति गुस्सा कम नहीं हुआ है लोगों में जी। और आने वाले समय में ये देखना बढ़ता जाएगा और चुनाव बहुत दिलचस्प होंगे। देखना ये होगा बीजेपी अगर अपनी 60-70 सीटों अगर टिकट काट दे उनकी, तो मुझे लगता है कुछ मतलब फ्रेश चेहरे अगर आएंगे तो हो सकता है कुछ प्रभाव पड़े। नहीं तो अगर इन्हीं चेहरों के साथ वो मोस्टली उतरेंगे तो उनका इलेक्शन का रिजल्ट तो हरियाणा में एक तरीके से धनखड़ जी आ चुका है। और बारडा देखो जो दादरी वाला इलाका है, देखो वहाँ भी सब सेकंड नंबर पे शायद सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। बारडा का ऐसा है जी, बारडा में अगर कांग्रेस पार्टी ने ओवर कॉन्फिडेंस में गलत कैंडिडेट उतारा तो बारडा के लोग इसे हैं जब बाकी सारी सीटें जिता दियो कांग्रेस हार जाएगी वहाँ से। मतलब अगर बारडा को, जैसे गुजरात वाले हरियाणा को नहीं समझ सकते ना, वैसे ही हरियाणा के लोग भी बारडा को नहीं समझ सकते जी। विनेश फोगाट वहीं से आती है। हाँ, विनेश फोगाट मुझे नहीं लगता, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि विनेश फोगाट पहली बात तो राजनीति में आएगी नहीं
और अगर वो आएगी तो मुझे लगता है कि उसको जुलाना सीट ही ऑफर की जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी जो कैंडिडेट हैं आप दादरी के वो लगभग फाइनल हो चुके हैं। इसी तरीके से बारडा के भी फाइनल है। मुझे लगता है उधर रखेंगे नहीं, उसको जुलाना बेच सकते हैं। तो जो INLD का और BSP का गठबंधन है, आम आदमी पार्टी भी है, बीजेपी कांग्रेस के अलावा थोड़ा सा हम चलें तो क्या लगता है धर्मेंद्र जी, ये कितना असर ये डालेगा? मुकाबला है दो पार्टियों के बीच, बीजेपी और कांग्रेस। तीसरा मजबूत जो गठबंधन है वो है बसपा और INLD, लेकिन बसपा और INLD के पास दोनों के पास मिला के भी 3% के करीब वोट बनते हैं जो लोकसभा चुनाव का पैटर्न देखें। और दूसरा, उनको 90 जो कैंडिडेट हैं उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट वो कांग्रेस से या बीजेपी से अभी उधार लेंगे। तो बहुत बड़ी ताकत आज के दिन बसपा और INLD नहीं है हरियाणा में। हालांकि बहुत सारी सीटों पे ठीक ठाक प्रदर्शन वो कर सकते हैं। और वो जो वोट है, देखो कांग्रेस के पास कौन सा वोट बैंक है, जो वोट बैंक कभी कांग्रेस और INLD में डिवाइड रहता था, वो वोट एक समय पे JJP में चला गया, तो इनेलो ख़त्म सी हो गई थी। अब वो वोट बैंक JJP से छिटक कर ज़्यादातर हिस्सा उसका कांग्रेस में शिफ्ट हो चुका है, थोड़ा सा हिस्सा बचा है वो INLD में शिफ्ट होगा। तो जो INLD और JJP वोट लेगा वो तो कांग्रेस को नुकसान करने वाला है ना। INLD और बसपा जो भी वोट लेंगे वो निश्चित तौर पे उसका जो बड़ा नुकसान है वो कांग्रेस को। और आम आदमी पार्टी भी कुछ कर आम आदमी पार्टी मुझे लगता है 2 या 3 सीटों पे उनकी जमानत बचेगी, जीतेगी नहीं, 2 या 3 सीटों पे पूरे प्रदेश में उनकी जमानत बच सकती है। और एक जो उस तरफ अपना गोपाल कांडा सिरसा साइड में क्या कुछ, जहाँ धन का प्रभाव से वोट मिलेंगे वहाँ पे कांडा बंधुओं का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड ये बता रहा है, एक बार वो जीतता है फिर हारता है, एक बार जीतता है, इस बार हारने के चांसेस जो ज़्यादा रोटेशन है। क्योंकि आप ये देखो, उन्होंने चोर लगा लिया था अशोक तंवर के लिए, लोकसभा चुनाव में वो नहीं जीता हुआ है। 9 की 9 जो सीटें हैं सिरसा लोकसभा की हल्के हैं, उनमें कांग्रेस पार्टी विजयी रही है और लगभग यही चुनाव परिणाम अब रहने कभी लक्ष्मण दास अरोड़ा जी वहाँ से विधायक बनते थे, उनके बेटे हैं, पोते हैं, पता नहीं गोकुल सेतिया मैं जानता हूँ उनको, वो कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं और काफी प्रभावशाली हैं वो, अगर उनको काफी एक्टिव भी हैं, हाँ प्रदर्शन वगैरह करते हैं, तो जिसको उनको बोलते हुए देखते हैं। नहीं सही है वो, और शायद उन्होंने अप्लाई किया है, मैं उनका नाम तो नहीं देख पाया, लेकिन वो फ्रंट रनर थे टिकट मांगने में, वो सबसे मजबूत व्यक्तियों में से। शहरी सीट पे पंजाबी समाज का भी काफी होल्ड है सिरसा के अंदर। इधर से ही टिकट मांग रहे हैं, गिरमिनीश ग्रोवर के सामने अभी बीजेपी वाले भी टिकट मांग रहे हैं। मैं आज इंटरव्यू करके मनमोहन गोयल का, और उसके बाद राजू सहगल हैं, तो ये भी टिकट मांग रहे हैं, और इनका अपना ऐसा नहीं है कंपटीशन नहीं है बीजेपी में टिकटों को लेके, बीजेपी में भी ठीक ठाक कंपटीशन है सीटों पे। अब उनको लग रहा है कि इनको रिपीट करेंगे तो फिर सरकार जाएगी, तो फिर फ्रेश चेहरे तो बीजेपी देखो उतारेगी चुनाव में। और वो पहली बार ऐसा वो कार्यकर्ताओं से पूछ रही हैं, 9.5 साल भले ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को नहीं पूछा, लेकिन अब पूछ रहे हैं, तो और पर्चियां डलवा रहे हैं उनसे। कास्ट एंगल पे ही चुनाव आप देख रहे हैं, जाट वर्सेस नॉन जाट ही रहेगा? नहीं जी, मुझे नहीं लगता ये कास्ट वर्सेस कास्ट का कोई चुनाव हरियाणा में है। हरियाणा में चुनाव ये है टोटली इशू बेस्ड चुनाव है, और इशू ये है कि 9.5 साल में हरियाणा महंगाई में नंबर 1 रहा है। अब तो हो ही गया, 10 ही मान लो, अब तो 10 ही मान लो, महंगाई में नंबर 1 है, जॉब एक बहुत बड़ा इशू है, कर्मचारियों की मांगे एक बड़ा इशू है, सबसे बड़ा इशू जो हम शायद टच करना भूल गए, लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा इशू है हरियाणा में। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि एक डॉक्टर ने मेरे सामने बताया, बोला भाई साहब मेरे हॉस्पिटल में आ गया लड़का, पहले उन्होंने पर्ची के लिए फ़ोन किया कि 1 करोड़ रुपया दे दो, हमने उसको इग्नोर कर दिया, ऑफिस में आके बैठ गया, बोला कि जो आपसे मांगा गया है मैं उसका एजेंट हूँ, पैसे दे रहे हो नहीं दे रहे हो पुलिस को बेशक बुला लो, लेकिन आपका जो हशर होगा उसके बाद मैं नहीं ले जाऊंगा, मैं तो सिर्फ डिलीवर करने वाला हूँ, आप ही मैसेज देना है, हिम्मत देखिए आप। और बिल्कुल शहर के बीच, हालांकि नायब सैनी जी ने ये कहा था कि या तो अपराधी अपराध करना छोड़ दें या हरियाणा छोड़ दें, तो मुझे ऐसा बोला था। बहुत सारे डॉक्टर, मुझे लगता है उन्होंने सीरियसली नहीं लिया, बहुत सारे बेरी में बहुत सारे डॉक्टर छोड़ के गए हैं सिर्फ इसी डर से, एक्सटॉर्शन के डर से, बार बार सरकार फेल हो गई है, तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा इशू है। पता है क्या जी, सरकार तो जो पहली टर्म थी ना बीजेपी की,
2014 से 19 तक की, वो बहुत अच्छी टर्म थी। अगर परफॉर्मेंस की दृष्टि से आप देखो, हर महीने कोई ना कोई नई पॉलिसी ले आया करते हो, और लॉ एंड ऑर्डर पे भी उनका लगता काम था किया। कि सरकार है, लगता था। अभी तो आप ये, मैं पहले भी मैंने अपने कई वीडियो में कहा है कि आप अगर किसी बच्चे से पूछो, आम पब्लिक से पूछो, तो वो शायद अब तो ये बता पाएगा कि नायब सैनी मुख्यमंत्री है। इसके अलावा यहाँ कौन मंत्री है ये किसी को नहीं पता जी। मतलब अभी जो इनकी कैबिनेट है वो इतनी अप्रभावी कैबिनेट है कि शायद उनके बगल के जो हल्के हैं उनको भी नहीं पता कि कौन हमारे यहाँ क्या बना कौन है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर मतलब है, ये इतिहास में तो पूर्व मंत्री दर्ज हो जाएंगे, जी। लेकिन इनके बहुत सारे मंत्रियों का पब्लिक को नाम भी नहीं पता, इम्पैक्ट नहीं आया है सरकार का। हालांकि अभी इन्होंने विज्ञापन में भारी पैसा खर्चा है, जी, नॉन स्टॉप हरियाणा, और पर वो मुझे लगता है वो कहीं स्टॉप हुए ही नहीं, वो भाग के हरियाणा से बाहर ही निकल गए सारे विज्ञापन। जी। तो फाइनली तो 1 अक्टूबर को जब वोटिंग होगी और 4 को जब काउंटिंग होगी, लेकिन अब फिर एक मैं बताता हूँ, कांग्रेस अगर ये मान के चल रही होगी 100 हाथ की सोट में सो जाएं, ऐसा नहीं है। ये जो कैंडिडेट की फौज है, असली बीमारी कांग्रेस की यहाँ छिपी हुई है। क्योंकि बीजेपी वाले तो इस फॉर्मूले पे काम करते हैं, सोचना ही सोचना बंद। लेकिन अगर कांग्रेस के ये जो टिकटार्थी हैं, टिकट नहीं मिलने के बावजूद भी अगर इन्होंने अपनी पार्टी के कैंडिडेट को हराने का काम किया, तो ये कांग्रेस को बहुत बड़ा, और ये बहुत कॉमन है कांग्रेस में ये चीज़ कॉमन है। अब तो खैर बीजेपी में भी एक चीज़ कॉमन है। राव इंद्रजीत ने कह दिया है मेरी बेटी को मैं चुनाव लड़ाऊंगा, बीजेपी टिकट देगी तो भी ठीक, नहीं देगी तो भी ठीक। धर्मवीर सिंह के भाई लाला ने तो शाम से कांग्रेस का टिकट मांग लिया है। तो इनडायरेक्ट ये प्रेशर ही है। बहुत सारे लोग, जवाहर यादव जो इनके ओएसडी हैं वो टिकट मांग रहे हैं। इनका एक ओएसडी अभिमन्यु था वो टिकट मांग रहा है, और इनका एक अमरजीत ओएसडी मांग रहा है, एक भूपेश्वर दयाल जी टिकट मांग रहे हैं। सारी ओएसडी तो काबू नहीं आ रहे। हाँ ऐसे, क्योंकि एक्चुअली क्या है, आप और मैं जैसे साथ काम करते हैं तो हमें एक दूसरे की पता लग जाता है कमियां। तो उन ओएसडी को पता लग गया कि जब यो ही मुख्यमंत्री हो सके तो हम भी तो हो सकते हैं, कम से कम विधायक तो हो ही सकते हैं। वह जब यो आदमी मुख्यमंत्री बन गया तो हम क्यों नहीं हो सकते। जी। तो हमारे सब्सक्राइबर से और जो साथी जुड़े हुए हैं तो वो अपनी राय भी प्रकट ये भी बता देंगे। जी। हरियाणा का जो आदमी है वो पत्रकारों का भी पत्रकार है। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं, खींच देते पत्रकारों को भी खींच देते हाँ, हैं। किसकी सरकार आएगी तो आप जरूर कमेंट करके बताना दोस्तों। ये सर्वे भी हो जाएगा कि हरियाणा में अगली सरकार किसकी बनने वाली है। तो आपने हमारा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, नमस्कार।